नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके हमसे किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 से जुड़ी जानकारियाँ देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश्वर यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आप भी चाहें, आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं, राय ले सकते हैं, किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01206127 01206127 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। जो करता है हमारे लीगल एक्सपर्ट राम नरेश्वर यादव जी का। सर, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम का पूरा नाम क्या है और ये किस वर्ष में लागू किया गया था और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, ये थोड़ा सा विस्तार में दर्शकों को बताएं। सर, आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी जी। इसका पूरा नाम है द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004। यह अधिनियम 3 सितंबर 2004 से लागू माना गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनको एक संरचित कानूनी ढांचा देना, उनकी मान्यता, उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण, उनकी परीक्षा व्यवस्था और जो प्रशासनिक नियंत्रण है उसको सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अधिनियम का लक्ष्य था कि मदरसा शिक्षा को नियमितीकरण मिले, यानी कि उनको रेगुलराइजेशन मिले, मानकीकृत पाठ्यक्रम हो और मदरसा शिक्षार्थियों को धार्मिक व आधुनिक दोनों विषयों में एक बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जी, तो इस अधिनियम के तहत आखिर स्थापित मदरसा शिक्षा परिषद की संरचना का वर्णन करें, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं जो शामिल होते हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। सबसे पहले तो अधिनियम में जो बोर्ड है यानी जो काउंसिल है उसकी संरचना है और उसकी सदस्यता स्पष्ट रूप से एक्ट के अंदर वर्णित की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष है। जो अधिनियम में अध्यक्ष की जो विशेष रूप से व्यवस्था नहीं मिलती कि कौन अध्यक्ष होगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी सदस्य या वो मंत्री हो सकता है। उसमें कुछ सदस्य होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि सदस्य होगा, एक अल्पसंख्यक मामलों के निदेशक की नियुक्ति उसमें सदस्य के तौर पे की जाती है। मदरसा शिक्षा से संबंधित कोई भी शिक्षाविद या विशेषज्ञ है उनको भी मेंबर बनाया जाता है। मदरसों में जो प्रबंधक या प्राचार्य या प्रतिनिधि हैं वो भी उसके सदस्य बनते हैं। अन्य सरकारी अधिकारी या कोई सदस्य जिन्हें सरकार नामित करती है तो ये उनके सदस्य होते हैं। अगर संक्षिप्त रूप से हम कहें तो परिषद में सरकार, विशेषज्ञ और मदरसा प्रबंधन प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं और अध्यक्ष व अन्य सदस्य सरकार द्वारा नामित होते हैं। ठीक है सर, तो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को आखिर इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी मुख्य शक्तियां हैं जो प्राप्त हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो इनके स्कोप ऑफ वर्क में आते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। अधिनियम की जो धारा 9 है वो इनको कुछ शक्तियां देती है। जैसे 5 मुख्य शक्ति हैं, जिसमें सबसे पहले तो है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और कोई भी जो एजुकेशनल मटेरियल है उनका निर्धारित करना कि किस तरह का पाठ्यक्रम होगा, क्या पाठ्य पुस्तकें होंगी और कैसे एजुकेशनल मटेरियल उसमें शामिल होगा। दूसरा, मदरसा जो शिक्षण संस्थानों को परीक्षा देने, परीक्षा आयोजित करने और परिणाम प्रकाशित करने की व्यवस्था करना भी इनका एक मुख्य काम है। मदरसों को मान्यता यानी रिकॉग्निशन देना, उन संस्थाओं को सूचीबद्ध करना जो परिषद की परीक्षाओं के लिए मान्य हो।
जो चौथा प्रमुख कार्य है वो है शुल्क वसूलने, वित्तीय लेखा जोखा बनाए रखना और मदरसा शिक्षा परिषद निधि का प्रबंधन करना। पांचवा जो मुख्य कार्य है वो है मदरसा शिक्षा पर रिसर्च और ट्रेनिंग की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना तथा मदरसा शिक्षा से संबंधित अन्य मामलों पर भी राज्य सरकार को सलाह देना। इनके 5 मुख्य कार्य है। ठीक है सर। और ये अधिनियम मदरसा शिक्षा के किन किन स्तरों यानी डिग्रियों को मान्यता देता है? थोड़ा सा उदाहरण भी समझाइए इस पर अगर पॉसिबल हो तो। इसमें जो इसी अधिनियम के तहत जो परिषद है वो जैसे कुछ पाठ्यक्रम है, जैसे एक डिग्री होती है तहतानिया यानी कि जो प्राथमिक स्तर जिसमें जो प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ाई होती है उसको तहतानिया बोलते हैं, जिसमें मूल धार्मिक अरबी और उर्दू शिक्षा पढ़ाई जाती है। दूसरी होती है पकौनिया यानी कि माध्यमिक स्तर जो मिडिल लेवल की है, जिसमें थोड़ी उन्नत अरबी और धार्मिक विषयों में पढ़ाया जाता है। फिर होता है मुंशी यानी कि जो माध्यमिक स्तर या बराबर, जिसमें अरबी उर्दू ये सब भाषाएं उसमें पढ़ाई जाती है। फिर मौलवी होता है जो उच्च माध्यमिक स्तर के इक्विवेलेंट जिसको माना गया है। अलीम होता है जो इंटरमीडिएट स्तर का यानी कि जो 12th स्टैंडर्ड जो हमारा सीबीएसई में होता है उस तरह की जो शिक्षा देते हैं उसको बोलते हैं अलीम। फिर कामिल होता है, तो कामिल में उच्च शिक्षा स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की वो होती है। और फिर लास्ट होती है फाजिल यानी कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा जिसको फाजिल बोला जाता है। तो इन स्तरों के जो इन स्तर के लिए जो परिषद है पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, परीक्षा लेती है और सर्टिफिकेट्स का आवंटन भी करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि कामिल और फाजिल स्तर की डिग्री देने की शक्ति संवैधानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम और उच्च शिक्षा अधिकारों से टकराती है। क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो कुछ और है और ये जो एक्ट के तहत जो शिक्षा का दे रखा है इसमें कुछ और है, जो आपस में यूजीसी अधिनियम और इसके अंदर एक टकराव होता है। ठीक है सर। तो आखिर किसी मदरसे को मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या खास प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होती है, ये थोड़ा सा बताइए। कोई भी मदरसा जिसको रिकॉग्निशन जो लेनी होती है, सबसे पहले तो मदरसे को मान्यता के लिए आवेदन करना होता है। दूसरा जो परिषद है वो एक उसमें इंस्पेक्शन करती है उस संस्थान का कि उस संस्थान में भवन कैसा है, क्या पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण संस्थान की कैसा है, शिक्षक कितने हैं, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये उसमें इंस्पेक्शन के द्वारा वो सब चीजें निरीक्षित की जाती है। यदि निरीक्षण सकारात्मक हो तो परिषद द्वारा मान्यता देना और उसको सूची में शामिल किया जाता है। मान्यता दी जाने पर वह संस्था परिषद की जो परीक्षा व्यवस्था है और उसके जो पाठ्यक्रम व्यवस्था है उसका हिस्सा बन जाती है। और अगर उस संस्था को मान्यता नहीं मिले तो उस मदरसे को परिषद की परीक्षाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता। उसके छात्रों को परिषद द्वारा प्रमाण पत्र या डिग्री नहीं दी जाती और मदरसा शिक्षा की वह संस्था अमान्य प्राप्त संस्था मानी जाती है और वित्तीय सहायता भी उसकी बंद हो सकती है। प्रशासनिक एवं नियामक जो नियंत्रण है वो भी परिषद से बाहर हो सकती है। ठीक है सर। तो परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की क्या प्रक्रिया होती है, क्या खास प्रोसेस होती है? जैसे ये परीक्षाएं परिषद कैसे इसको डिज़ाइन करती है और इन परीक्षाओं के प्रमाण पत्र कौन जारी करता है और उसकी एकेडमिक मान्यता क्या है? सबसे पहले तो जितनी भी ये प्रावधान है इसमें सबसे पहले तो परिषद ये प्रावधान करती है कि अरबी, उर्दू, फारसी इन विषयों के पाठ्यक्रम उच्च विद्यालय और जो इंटरमीडिएट स्तर के हों। अधिनियम में आधुनिक विषय जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी इनका भी शामिल करने की अनिवार्यता स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है, लेकिन ये जोर दिया जाता है कि इन विषयों को भी उसमें शामिल करें ताकि जो मुख्य जोर धार्मिक, भाषा और भाषाई विषयों पर जो रहता है सिर्फ उस पर ना रहे
और एक होलिस्टिक एजुकेशन मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा ले सके, जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ताकि वो जब मदरसे से बाहर जाए एक बाहरी दुनिया में तो वो उस कंपटीशन का सामना कर सके, ये परिषद उसमें देखती है। हालांकि एक विवाद के दौरान उच्च न्यायालय ने भी ये तर्क दिया था कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था सिर्फ धार्मिक विषयों तक सीमित हो और आधुनिक विषयों को अव्यवस्थित छोड़ा जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता और समानता, यानी कि जो आर्टिकल 21A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके सिद्धांतों का वो उल्लंघन करता है। इसलिए अधिनियम स्वयं आधुनिक विषयों की अनिवार्यता नहीं कहता है, लेकिन जो हमारी कोर्टों में ये इस टाइप से जो निर्णय हुए हैं उसमें ये जरूरी है, और ये जो सभी विषय, विज्ञान है, गणित है, उनको शामिल करना एक महत्वपूर्ण रहा है। जी ठीक है सर, तो परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसमें अधिनियम में सहायता प्राप्त मदरसे जो होते हैं, यानी एडेड मदरसे जो होते हैं या गैर सहायता प्राप्त मदरसे होते हैं, इनके बीच में आखिर क्या खास अंतर देखा गया है जो एडेड होते हैं और जो अनएडेड होते हैं? अब जो सहायता प्राप्त मदरसे वो मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान या सहायता प्राप्त करते हैं। गैर सहायता प्राप्त मदरसे वो हैं जो किसी सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं होते, अपनी आय स्वयं जुटाते हैं। सरकार सहायता प्राप्त मदरसों को सब्सिडी देती है, उनका वेतन अनुदान भी देती है और भवन व अन्य संसाधन देने की जिम्मेदारी भी सरकार लेती है। गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर सरकार का प्रत्यक्ष जो वित्तीय दायित्व है वो कम नहीं होता, वे स्वयं वित्तीय निर्भर रहते हैं। सरकार सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों का वेतनमान, सेवा शर्तें उनके वो निर्धारित कर सकती है, जबकि गैर सहायता प्राप्त मदरसों का इस तरह का नियंत्रण अधिनियम में नहीं दिया गया है। इसलिए जो अधिनियम है वो दोनों प्रकार के मदरसों को उसके जो नियामक दायरों में लाने का प्रयास करता है, ताकि एक वित्तीय नियंत्रण और एक दायित्व में अंतर बना रहे। सर, हम बात कर रहे थे इस अधिनियम के तहत जो डिग्रियां मिलती हैं मदरसों से, उनकी वैल्यू के बारे में, तो इस पे भी थोड़ा सा ना विस्तार से बताइए कि क्या कुछ वैल्यू मिलती है और उसका क्या मान्यता होती है? जी, परिषद स्वयं जो मुंशी, मौलवी, अलीम, कमील, फाजिल आदि पाठ्यक्रम की परीक्षाएं आयोजित करती है। परीक्षा के लिए प्रवेश परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार ही छात्रों को एडमिशन दिया जाता है। परीक्षा परिणाम जारी करने में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा डिग्री देने की शक्ति परिषद के पास अधिनियम की धारा 9E के द्वारा उनके पास ये शक्ति है। प्रमाण पत्र, डिग्री उन छात्रों को दिए जाते हैं जिन्होंने परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है, यदि संस्था मान्यता प्राप्त हो। जैसे 10वीं 12वीं स्तर की डिग्री होती है, मुंशी, मौलवी, अलीम, तो इनके प्रमाण पत्र है विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आंशिक स्वीकृति उनको मिल सकती है, लेकिन वो उच्च शिक्षा संस्थान जैसे यूनिवर्सिटी आदि द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने की स्थिति इसमें जो अभी इसमें डिस्प्यूटेड रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था अपने निर्णय में कि कमील और फाजिल स्तर की डिग्री देना अधिनियम में संवैधानिक नहीं है, क्योंकि यह यूजीसी अधिनियम व यूनिवर्सिटी शिक्षा प्रणाली से टकराती है। इसलिए वर्तमान में केवल बोर्ड स्तर की प्रमाण पत्र डिग्री जो काउंसिल है उसको जारी कर सकती है, और उच्च शिक्षा की डिग्री एज ऑन डेट डिस्प्यूटेड है, तो वो जारी अभी नहीं कर सकती है। ठीक है सर, तो अगर बात करें मदरसा एजुकेशन काउंसिल फंड की, तो मदरसा शिक्षा परिषद के जो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये जो मदरसा एजुकेशन काउंसिल फंड है इसका गठन और उपयोग कैसे किया जाता है? जो मदरसा एजुकेशन काउंसिल फंड है वो उसमें जो संभावित जो उसके फाइनेंशियल सोर्स हैं जी, वो सबसे पहला तो राज्य सरकार का अनुदान होता है। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की एड होती है, जिसमें मदरसा शिक्षा परिषद को राज्य सरकार द्वारा एक वार्षिक बजट में अनुदान मिलता है जी। दूसरा मदरसा शुल्क एवं परीक्षा शुल्क, जो मदरसे छात्रों पे परीक्षा शुल्क जैसे कोई एग्जाम देते हैं बच्चे, उनसे वो फी वसूल कर सकते हैं।
पंजीकरण शुल्क यानी कि जब एडमिशन लेते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम वो उनसे फीस लेते हैं या कोई अन्य शुल्क मदरसे स्टूडेंट से लेते हैं। उसके अलावा दान है, अनुदान है, उपदान है, जो निजी दान देते हैं लोग, सामाजिक योगदान भी होता है, और एक अल्पसंख्यक कल्याण निधि है जिससे उनको जो फाइनेंशियल उनका एक सोर्स है। उसके अलावा मदरसा शिक्षा परिषद निधि, इस निधि का गठन अधिनियम द्वारा जो किया गया है और इसका उपयोग परिषद के संचालन, उसके निरीक्षण, पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन, अनुसंधान यानी रिसर्च, सहायता कार्यक्रम, इन सब में उस पर खर्चा होता है। परिषद इस निधि से अपनी जो गतिविधियां होती हैं कि वेतन है, परीक्षा व्यवस्था है, मान्यता का निरीक्षण है, सामग्री निर्माण और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करती है। जी ठीक है सर। तो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को उसने असंवैधानिक बता दिया था। तो असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया था और न्यायालय द्वारा दिए गए क्या मुख्य तर्क थे जो कोर्ट ने दिए थे? 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि न्यायालय ने ये पाया कि वो जो सेक्युलरिज्म की जो धारणा है, संविधान का जो मूलभूत ढांचे में एक सेक्युलर स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 14, 21 और 21A जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिद्धांत दिए गए हैं उनका ये उल्लंघन करती है, ऐसा कोर्ट ने बोला। उसके जो मुख्य तर्क थे इसके कि एक तो ये जो धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन है जिसमें राज्य द्वारा एक विशेष धर्म यानी कि इस्लाम के लिए एक शिक्षा बोर्ड बनाना और विशेष धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना अन्य धर्मों के समान ये व्यवहार नहीं था। इस प्रकार जो राज्य की धर्मनिरपेक्ष जो पॉलिसी है वो खत्म होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन को बढ़ावा देना इस तरह से उसकी शिक्षा को, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये उल्लंघन है संविधान का। दूसरा जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन उसमें बोला गया है जिसमें अधिनियम विशेष रूप से जो मुस्लिम मदरसाओं को केंद्रित करता है जिसमें समानता के सिद्धांत का हनन होता है। तीसरा आर्टिकल 20 और 21A जिसमें जीवन यानी राइट टू लाइफ और गुणवत्ता जो बेटर एजुकेशन शिक्षा का जो अधिकार है, यदि मदरसा शिक्षा केवल धार्मिक विषय तक सीमित रहती है और आधुनिक विषयों में महत्वपूर्ण कमी हो तो वे गुणवत्ता व समान शिक्षा का अधिकार बाधित करती है, ऐसा कोर्ट ने कहा। फिर संघीय एवं विधि अधिनियमों से टकराव भी इसमें था, जैसे हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि परिषद को कामिल और फाजिल स्तर की डिग्रियां देने का अधिकार यूजीसी के जो अधिनियम है उसकी शक्ति और विश्वविद्यालय शिक्षा के जो उनका जुरिस्डिक्शन है उससे वो डायरेक्टली एक टकराव है। अधिनियम में आधुनिक विषयों को अनिवार्य न करना और पाठ्यक्रम सीमित रखना जिससे शिक्षा असमानता बनी है, यानी कि हम दूसरे स्कूलों में देखते हैं जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश हर विषय पर एक जोर रहता है लेकिन यहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा है, तो एक तरह से जो बच्चों का राइट टू इक्वलिटी है वो भी उसमें डिस्टर्ब होता है क्योंकि उनको एक समान शिक्षा नहीं मिल रही है। तो ये जो तर्क के आधार पर हाई कोर्ट ने अधिनियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के फैसले की बात करें सर, तो मदरसों में पढ़ रहे छात्रों और शिक्षकों पर इसका क्या तत्काल प्रभाव पड़ा था जो कि उत्तर प्रदेश में उस समय मदरसों में पढ़ रहे थे? मदरसों जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मदरसों को जो संचालित करने वाले परिषद की कानूनी मान्यता समाप्त मानी गई जिससे मदरसा शिक्षा की व्यवस्था अस्थिर हो गई। उसके अलावा न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वर्तमान मदरसा छात्रों को नियमित स्कूल या बोर्ड द्वारा संचालित जो स्कूल्स हैं उनमें उनको समायोजित किया जाए। मदरसा परीक्षा संचालन, प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया एवं पढ़ाई असमर्थित अमान्य घोषित हो सकती थी, इसलिए शिक्षकों उसके अलावा जो शिक्षक हैं उनकी सेवा रोजगार वो भी अस्थिर हो गए क्योंकि मदरसा परिषद के नियंत्रण व मान्यता व्यवस्था न्यायालय द्वारा समाप्त हो गई थी। छात्रों को शिक्षा में जो है एक अनिश्चितता बढ़ी जो विशेषकर आगे की पढ़ाई
प्रमाण पत्र स्वीकृति को लेकर, तो ये सब जो चीजें थी, इन प्रभावों ने एक बड़ा कानूनी और जो एजुकेशनल संकट उत्पन्न कर दिया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में मदरसे की तरफ से गए जो लोग, और इस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे राम नरेश यादव जी, जो कि अधिवक्ता हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं हमारे, और आज हम बात कर रहे थे यूपी मदरसा एक्ट के बारे में। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।